ठीक है। फिर एट्रियल नाइट्रोयूरेटिक पेप्टाइड है, इसका इफेक्ट है डिस्टल ट्यूब्यूल्स के ऊपर। दिस डिक्रीजेस सोडियम क्लोराइड रीअब्जॉर्प्शन। ठीक है, दिस इज द ओनली हार्मोन व्हिच डिक्रीजेस द सोडियम क्लोराइड रीअब्जॉर्प्शन। फिर आपका पैराथायरॉयड हार्मोन है, जिसका साइट ऑफ एक्शन है प्रॉक्सिमल ट्यूब्यूल। कनेक्ट हो गई, मैं बार बार डिस्कनेक्ट हो गई। ऑलराइट, सो एल्डोस्टेरोन का जो है इफेक्ट जो है, it has a major effect on the principal cells of the cortical collecting tubule। ठीक है, ये देखो, ये जो आपकी कॉर्टिकल कलेक्टिंग ट्यूब्यूल्स है, उनके जो प्रिंसिपल सेल्स हैं, ठीक है, प्रिंसिपल सेल्स पे का इफेक्ट है। और क्या इफेक्ट है कि इट इंक्रीजेस द एक्टिविटी ऑफ द सोडियम पोटेशियम एटीपीएस पंप। ठीक है, ल्यूमिनल साइड पे ये इंक्रीज कर देता है एक्टिविटी ऑफ सोडियम पोटेशियम एटीपीएस पंप। एज अ रिजल्ट ऑफ दैट, जब सोडियम ज्यादा जाएगी तो क्या होगा कि ये सोडियम की रीअब्जॉर्प्शन इधर से ल्यूमिनल साइड से, सॉरी ये है बेसल साइड, बेसल साइड पे जो है सोडियम पोटेशियम एटीपीएस की एक्टिविटी इंक्रीज हो जाएगी। ठीक है, तो सेल के अंदर सोडियम थोड़ी रह जाएगी, तो मोर एंड मोर सोडियम, यहाँ से वो सोडियम की परमेबिलिटी को भी इंक्रीज करता है। ड्यूअल इफेक्ट है एल्डोस्टेरोन का। इधर से वो सोडियम पोटेशियम एटीपीएस पंप की एक्टिविटी को इंक्रीज करता है, तो सोडियम सेल में कम हो जाती है। इधर से वो चैनल्स लगा देता है, ल्यूमिनल साइड पे सोडियम चैनल्स लगा देता है, सो मोर एंड मोर सोडियम विल मूव फ्रॉम द ल्यूमन इनटू द सेल। ठीक है, सो ये ड्यूअल इफेक्ट है ऑन द प्रिंसिपल सेल्स। इधर से सोडियम पोटेशियम एटीपीएस पंप की एक्टिविटी इंक्रीज करेगा और यहाँ से सोडियम चैनल्स लगा देगा ऑन द ल्यूमिनल साइड, सो मोर एंड मोर सोडियम आयंस जो है दे मूव इनटू द रीअब्सॉर्ब। ठीक है, ये देखो, ये आपका लेट डिस्टल ट्यूब्यूल एंड कलेक्टिंग ट्यूब्यूल है, ये पार्ट है आपका, राइट। ये भी आपके प्रिंसिपल सेल्स यहाँ पे पड़े हुए हैं, राइट। सो ये आपका फंक्शन हो गया एल्डोस्टेरोन का। अच्छा, स्टिमुलाइज क्या है, रिलीज कब होती है एल्डोस्टेरोन? एल्डोस्टेरोन बॉडी में तब रिलीज होती है जब बॉडी के अंदर एक्स्ट्रा सेलुलर पोटेशियम आयंस ज्यादा हो जाते हैं, या बॉडी में एंजियोटेंसिन 2 लेवल्स इंक्रीज हो जाते हैं। और एंजियोटेंसिन 2 लेवल्स कब इंक्रीज होते हैं? जब वॉल्यूम डिप्लेशन हो या ब्लड प्रेशर लो होता है। ठीक है, ये दो वेरी इंपॉर्टेंट स्टिमुलाई हैं व्हिच आर कॉजिंग द रिलीज ऑफ एल्डोस्टेरोन फ्रॉम द ग्लैंड्स। ठीक है, अच्छा, एक कंडीशन है एडिसन्स डिजीज और दूसरी कंडीशन है कॉन्स सिंड्रोम। एडिसन्स डिजीज का क्या होता है? एब्सेंस ऑफ एल्डोस्टेरोन। अगर ऑब्वियसली एल्डोस्टेरोन नहीं होगी तो सोडियम एंड वाटर की रीअब्जॉर्प्शन नहीं होगी। ठीक है, और पोटेशियम आयंस की सिक्रीशन नहीं होगी। तो सिनेरियो क्या होगा कि water and sodium is not reabsorbed, so it is lost from the body। ठीक है, and there will be accumulation of potassium, secretion नहीं होगी पोटेशियम की, तो बॉडी के अंदर पोटेशियम इंक्रीज कर जाएगी एडिसन्स डिजीज में। ठीक है, कॉन सिंड्रोम में क्या है? कॉन सिंड्रोम में देयर इज एक्सेस ऑफ एल्डोस्टेरोन इन द बॉडी। ठीक है, तो क्या होगा? सोडियम एंड वाटर विल बी रिटेन्ड एंड पोटेशियम आयंस विल बी सीक्रेटेड आउट। ठीक है, तो बॉडी में पोटेशियम कम हो जाएंगे एंड सोडियम एंड वाटर जो है वो इंक्रीज हो जाएगा। लेकिन इम्पोर्टेंट बात यह है कि एल्डोस्टेरोन इज मोर इम्पोर्टेंट इन द रेगुलेशन ऑफ पोटेशियम आयन कॉन्सेंट्रेशन। एल्डोस्टेरोन का ज्यादा रोल है इन रेगुलेटिंग द concentration of potassium ions in the body and not of the sodium ions। ठीक है, तो सोडियम एल्डोस्टेरोन रिलीज होती है एड्रिनल ग्लैंड से। एड्रिनल ग्लैंड से रिलीज होती है। स्टिमुलाई जो है वो है आपके इंक्रीज इन एक्स्ट्रा सेलुलर पोटेशियम आयंस और दूसरे है एंजियोटेंसिन 2। ठीक है, इट कॉजेस इंक्रीज रीअब्जॉर्प्शन ऑफ सोडियम एंड वाटर फ्रॉम द ल्यूमिनल ट्यूब्यूल्स। It increases the activity of sodium potassium ATPase pump as well as it increases the permeability of the sodium ions on the luminal side। ठीक है, अच्छा, ये बात हो गई। हम अब आ जाते हैं दूसरे हार्मोन पे, एंजियोटेंसिन 2 पर। एंजियोटेंसिन 2 क्या कर रहा है वो भी आपने पढ़ा हुआ है। एंजियोटेंसिन 2 है, इट इज अ वेरी पावरफुल सोडियम रिटेनिंग
एंजियोटेंसिन 2 का स्टिमुलस क्या है? एंजियोटेंसिन 2 कब रिलीज होती है? whenever there is low blood pressure or low extracellular fluid volume. ठीक है, like conditions extracellular fluid volume कब कम होते हैं? in conditions like hemorrhage, excessive sweating or severe diarrhea. So increase angiotensin formation, what will it do? It will bring the blood pressure and the extracellular cellular fluid volume back towards normal by increasing the reabsorption of sodium and water. ठीक है, through the renal tubules. Renal tubules से angiotensin increases the reabsorption of salt and water. अब किस तरह से angiotensin 2 कर रही है? ठीक है, there are three mechanisms. तीन mechanisms है जिनसे angiotensin 2 जो है it is increasing the reabsorption of salt and water. Number one तो आपको पता है कि angiotensin 2 stimulates the secretion of aldosterone hormone. ठीक है, which in turn increases the reabsorption of sodium. ठीक है, नंबर वन एक्शन जो है how it is increasing sodium and water reabsorption by increasing the aldosterone hormone. ठीक है, नंबर टू क्या है? नंबर टू अब आपको पता है कि हमने पीछे भी पढ़ा था कि angiotensin 2 constricts the efferent arteriole. ठीक है, अब बच्चों जब efferent arteriole constrict होगी तो क्या होगा? ये देखो, angiotensin 2 is efferent arteriole गई, हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर यहाँ पे अपोजिंग फोर्स है, जब वो कम हो जाएगा तो मोर एंड मोर वाटर फिर तो ये हो गया कि ठीक है, ब्लड प्रेशर बढ़ा है, ये रीनल ट्यूब्यूल्स है आपके इसके ऊपर कौन कौन सी ट्यूब्यूल्स लेवल्स पे इफेक्ट है? मेरी आवाज आ रही है? अब जा रही है आवाज मेरी? अच्छा जी, एंजियोटेंसिन 2 का जो थर्ड इफेक्ट है इट इज डायरेक्ट इफेक्ट. ठीक है, डायरेक्ट इफेक्ट कहाँ कहाँ पे हो रहा है? प्रॉक्सिमल ट्यूब्यूल पे हो रहा है, लूप ऑफ हेनले पे हो रहा है, डिस्टल ट्यूब्यूल पे हो रहा है और कलेक्टिंग ट्यूब्यूल पे हो रहा है. ठीक है, अच्छा, सो एंजियोटेंसिन 2 भी एल्डोस्टेरोन की तरह से सोडियम पोटेशियम, ये देखो एंजियोटेंसिन 2 भी आपके एल्डोस्टेरोन की तरह से इट इंक्रीजेस द एक्टिविटी ऑफ सोडियम पोटेशियम, ये सोडियम पोटेशियम एटीपीएस पंप की एक्टिविटी को इंक्रीज कर देता है. ठीक है, राइट, और एक और यहाँ पे भी सोडियम बाइकार्बोनेट जो एक को ट्रांसपोर्टर है उसकी भी एक्टिविटी को इंक्रीज करेगा. ठीक है, तो मोर एंड मोर सोडियम इज मूविंग आउट ऑफ द सेल. तो यहाँ पे जब सेल कम हो जाएंगे तो क्या होगा कि मोर एंड मोर सोडियम विल मूव फ्रॉम द ट्यूबुलर ल्यूमेन इनटू द सेल. ठीक है, फ्रॉम सेल से फिर ये निकल जाएगी थ्रू दिस सोडियम बाइकार्बोनेट एक्सचेंजर. ठीक है, अच्छा, तो बेसोलैटरल साइड पे इसका इफेक्ट है कि इट इज इंक्रीजिंग द एक्टिविटी ऑफ सोडियम पोटेशियम एटीपीएस पंप
ल्यूमिनल साइड पे इसका क्या इफेक्ट है कि इट इंक्रीजेस द प्रॉपर्टी ऑफ दिस काउंटर ट्रांसपोर्टर जो कि सोडियम हाइड्रोजन एक्सचेंजर है, ठीक है। दिस इज सोडियम हाइड्रोजन एक्सचेंजर। सोडियम आयंस जो हैं वो मूव इन कर रहे हैं एंड हाइड्रोजन आयंस आर मूविंग आउट, राइट। एंड these sodium ions when they enter the cell so they move out via this co-transporter, ठीक है। आई बात समझ में कि ये डायरेक्ट इफेक्ट है एंजियोटेंसिन 2 का ऑन द रीनल ट्यूब्यूल्स। पहले तो दो इनडायरेक्ट इफेक्ट्स थे कि एक तो वो इंक्रीज करता है एल्डोस्टेरॉन के सीक्रेशन, दूसरे वो इंक्रीज कर रहा है, दूसरे इट इज कॉजिंग द इफरेंट आर्टेरियोल्स टू कंस्ट्रिक्ट। जब व्हेन इफरेंट आर्टेरियोल्स कंस्ट्रिक्ट तो एक तो इफेक्ट है कि हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर इंक्रीज हो जाता है। आई विल रिपीट अगेन, आई डोंट नो आप लोगों ने मुझे सुना है कि नहीं सुना है। इफरेंट आर्टेरियोल का एक कंस्ट्रिक्शन का एक इफेक्ट है कि हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर यहाँ पे कम हो जाता है, ब्लड फ्लो कम है तो हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर कम है तो रीअब्जॉर्प्शन ज्यादा होगी। इसी तरह से रीनल इनडायरेक्ट इफेक्ट, रीनल ब्लड फ्लो कम हो रहा है, फिल्ट्रेशन फ्रैक्शन ज्यादा हो रहा है तो यहाँ पे प्रोटीन्स की कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा हो जाएगी, कोलैजिन ऑस्मोटिक प्रेशर विल इंक्रीज एंड दिस विल रिजल्ट इन इंक्रीज रीअब्जॉर्प्शन, ठीक है। ये भी इनडायरेक्ट इफेक्ट है एंजियोटेंसिन 2 का। और फिर डायरेक्ट इफेक्ट एंजियोटेंसिन 2 का ये है कि डायरेक्टली एक्ट्स ऑन द रीनल ट्यूब्यूल, सोडियम पोटेशियम एटीपीएस की पंप की एक्टिविटी इंक्रीज करेगा और यहाँ पे सोडियम हाइड्रोजन एक्सचेंजर की एक्टिविटी इंक्रीज करेगा। So hydrogen ions will be secreted into the tubular lumen and more sodium ions will be reabsorbed followed by water, ठीक है। So the angiotensin 2 का जो vasoconstrictor effect on the efferent arterioles increases GFR, thus aids in the maintenance of normal excretion of metabolic waste products such as urea and creatinine. Increased formation of angiotensin 2 permits the kidney to retain sodium and water without causing retention of metabolic waste products, ठीक है। और वो सब कहना ये चाह रहा है आपको कि इधर से तो जब ये इफरेंट आर्टेरियोल से कंस्ट्रक्शन कर रहा है ना माइल्ड, उस सूरत में इट इज इंक्रीजिंग द जीएफआर, ठीक है। सो जीएफआर इंक्रीज करने का मकसद क्या है? टू गेट रिड ऑफ द वेस्ट प्रोडक्ट्स, ठीक है। सो the efferent arteriole की वजह से कंस्ट्रक्शन से reabsorption of sodium and water is occurring, but the kidney is able to excrete the getting rid of the waste products, ठीक है। reabsorption of salt and water भी हो रही है लेकिन साथ साथ GFR भी इंक्रीज हो रहे हैं, that is getting rid of salt and water, ठीक है। sorry, it is getting rid of waste products। अच्छा जी, ये है आपका जी पिट्यूटरी हार्मोन। आ रही है आवाज? स्टूडेंट्स को जा रही है मेरी आवाज? ऑलराइट, एंटी डायरेटिक हार्मोन का क्या काम है? इट इंक्रीजेस रीअब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर, ठीक है। रीअब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर का मतलब है कि इट इज प्रिवेंटिंग लॉस ऑफ वाटर फ्रॉम द इन द यूरिन, ठीक है। इफेक्ट कहाँ कहाँ पे है इसका? डिस्टल ट्यूब्यूल पे है, कलेक्टिंग ट्यूब्यूल पे है और कलेक्टिंग डक्ट, मेडुलरी कलेक्टिंग डक्ट्स पे, ठीक है। एंड इंपॉर्टेंस क्या है कि बॉडी कंजर्व वाटर इन सर्कमस्टांसेस सच एज डिहाइड्रेशन, ठीक है। अगर एडीएच नहीं होगा तो क्या होगा कि किडनी जो है ना, इट विल स्टार्ट इंस्टेड ऑफ रीअब्सॉर्बिंग वाटर इट विल स्टार्ट लूजिंग वाटर, ठीक है, एंड विल प्रोड्यूस डाइल्यूट यूरिन, ठीक है। अच्छा, और इफेक्ट क्या है कि ये जो आपका एडीएच हार्मोन है ये बाइंड करता है V2 रिसेप्टर्स को। जो एडीएच हार्मोन है ये आपका V2 रिसेप्टर्स को बाइंड करेगा, ठीक है। और CAMP जो है विल कन्वर्ट प्रोटीन काइनेज, ठीक है, get its energy and protein kinase will be formed and result in protein phosphorylation of these aquaporins, ठीक है। ये फॉस्फोरिलेशन हो जाएगी एक्वापोरिन 2 की, ठीक है। और एक्वापोरिन 2 जो सेल के साइटोप्लाज्म में पड़े हुए हैं, they will go and get themselves attached on the luminal side of the नेफ्रॉन, ट्यूब्यूल की ल्यूमिनल साइड पे जाके ये एक्वापोरिन 2 जो है वो जाके अटैच हो जाएंगे, ठीक है। अब जहाँ पे पहले चैनल्स नहीं थे, अब यहाँ पे चैनल्स लग गए हैं। सो वाटर जो कि ट्यूबुलर ल्यूमन में पड़ा हुआ है, इट विल स्टार्ट मूविंग फ्रॉम द ल्यूमन इनटू द सेल एंड देन इट विल एंटर द इंटरस्टिशियम, राइट।
दे आर डिफरेंट एक्वापोरिन्स, आपने पढ़ा था 12 एक्वापोरिन्स होते हैं। जो एक्वापोरिन 3 and 4 है, दे आर नॉट अंडर द कंट्रोल ऑफ एंटीडायोटिक हार्मोन। सिर्फ जो आपके एक्वापोरिन 2 जो है, दे आर अंडर द कंट्रोल ऑफ विच आर लाइंग इन द साइटोसॉल। ठीक है, साइटोसॉल में पड़े हुए हैं, और जब एंटीडायोटिक हार्मोन व्हेन इट गेट्स अटैच्ड टू द दिस V2 रिसेप्टर्स, तो वो फॉस्फोरिलेशन कर देगा इन एक्वाटिव चैनल्स की, और ये एक्वापोरिन चैनल जो है ये जाके अटैच हो जाएंगे ल्यूमिनल साइड पे, और रीअब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर ल्यूमन से शुरू हो जाएंगे। ठीक है, अच्छा उसके बाद जब जब आपके चैनल्स हैं ये वापस आके आपके साइटोसॉल में फिर डिपॉजिट हो जाएंगे। ठीक है, अच्छा जी, फिर अनदर हार्मोन इज एट्रियल नाइट्रोटिक पेप्टाइड। आपको याद होगा, आपने पढ़ा था सर्कुलेशन में कि व्हेनेवर देयर इज एक्सपेंशन ऑफ प्लाज्मा इनसाइड द बॉडी, अगर बॉडी का ब्लड वॉल्यूम भी इंक्रीज हो जाता है, तो आपके एट्रिया के अंदर स्पेसिफिक सेल्स हैं जो विच गेट स्टिमुलेटेड। ठीक है, एंड दे सिक्रीट एट्रियल नाइट्रोटिक पेप्टाइड। ठीक है, this is the only hormone which is causing loss of sodium from the body. जब सोडियम लॉस होती है तो इट इज फॉलोड बाय द वाटर। तो व्हेनेवर आपकी बॉडी के अंदर कोई फ्लूइड की एक्सपेंशन हो जाएगी तो सोडियम एंड वाटर विल बी लॉस फ्रॉम द बॉडी, और ये डायरेक्ट इफेक्ट है एट्रियल नाइट्रोटिक पेप्टाइड का ऑन द किडनीज। ठीक है, ऑन द कलेक्टिंग ट्यूब्यूल्स। ठीक है, साइट आपको याद रखनी है। ठीक है, इट इनहिबिट्स द रीअब्जॉर्प्शन ऑफ सोडियम वाटर फ्रॉम द कलेक्टिंग ट्यूब्यूल्स। ठीक है, दूसरा इफेक्ट क्या है, एक तो डायरेक्टली इनहिबिट करता है रीअब्जॉर्प्शन ऑफ सोडियम एंड वाटर, दूसरा इसका इफेक्ट है कि एएनपी इनहिबिट्स रेनिन सिक्रेशन। ठीक है, सो एंजियोटेंसिन 2 फॉर्मेशन विल बी इनहिबिटेड एंड दिस विल आल्सो रिड्यूस रीनल ट्यूबुलर रीअब्जॉर्प्शन। ठीक है, याद रखो कि एएनपी के दो इफेक्ट्स हैं। जब भी बॉडी में वॉल्यूम इंक्रीज होगा, ठीक है, जब भी बॉडी में वॉल्यूम इंक्रीज होगा तो एक तो डायरेक्टली इनहिबिट करेगी, ये किडनी पे डायरेक्टली इफेक्ट है ऑन द कलेक्टिंग ट्यूब्यूल्स, इट प्रिवेंट्स रीअब्जॉर्प्शन ऑफ सॉल्ट इन वाटर, एंड दूसरे इट इनहिबिट्स secretion of renin, and angiotensin 2 will not be formed and this will reduce in turn the renal tubular reabsorption. आपको याद है, आपने एंडोक्राइन्स में जब एल्डोस्टेरॉन पढ़ रहे थे उसमें आपने पढ़ा था एल्डोस्टेरॉन एस्केप। तो एल्डोस्टेरॉन एस्केप में क्या होता है, जब बॉडी के अंदर एल्डोस्टेरॉन ज्यादा हो जाती है तो सोडियम एंड वाटर की रिटेंशन भी ज्यादा हो जाती है। जब बॉडी के अंदर सोडियम एंड वाटर ज्यादा हो जाएगा तो प्लाज्मा वॉल्यूम एक्सपैंड कर जाएगा। ठीक है, जब प्लाज्मा वॉल्यूम एक्सपैंड कर जाएगा तो एट्रियल नाइट्रोटिक पेप्टाइड भी रिलीज होता है। वन ऑफ द कॉज ऑफ एल्डोस्टेरॉन एस्केप इज द रिलीज ऑफ एट्रियल नाइट्रोटिक पेप्टाइड हार्मोन फ्रॉम द एट्रियाज। ठीक है, एंड दिस विल कॉज लॉस ऑफ this will cause pressure natriuresis and diuresis. ठीक है, so ANP levels जो हैं they are elevated in congestive cardiac failure. ठीक है, because congestive cardiac failure में क्या होता है कि एट्रियाज जो हैं वो they are unable to pump out the, weak हो जाते हैं आपके हार्ट, तो is unable to pump the blood out of the heart, so हार्ट के जो मसल्स हैं, एट्रिया के जो सेल्स हैं स्ट्रेच होते हैं and causes the रिलीज ऑफ एएनपी। तो एएनपी जो है वो हार्ट फेलियर में जो सोडियम एंड वाटर की रिटेंशन हो जाती है, तो ये एक प्रोटेक्टिव मैकेनिज्म है टू कॉज लॉस फर्दर लॉस टू रिमूव द सोडियम एंड वाटर फ्रॉम द बॉडी। ठीक है, अच्छा जी, फिर पैराथायराइड हार्मोन की हम बात कर लेते हैं। पैराथायराइड हार्मोन में क्या होता है कि वन ऑफ द वेरी इंपॉर्टेंट कैल्शियम रेगुलेटिंग हार्मोन इन द बॉडी। ठीक है, it causes tubular reabsorption of calcium, especially in distal tubules and also in loop of Henle. Reabsorption calcium की increase कर रहा है and inhibits reabsorption of phosphate from the proximal tubule. Sites of बहुत important है, याद रखनी है आपने। It also stimulates magnesium reabsorption by the loop of Henle. ठीक है, ये हमने हार्मोन्स की बात कर ली। अब हम आके देखते हैं कि नर्वस इफेक्ट क्या है ऑन द ट्यूबुलर रीअब्जॉर्प्शन। सिंपैथेटिक्स का जो नर्वस इफेक्ट है, सिंपैथेटिक नर्व्स का इफेक्ट है ऑन द renal tubular reabsorption. Severe activation of the sympathetic nervous system causes constrictions of the renal arteriole and reduction in GFR, followed by decreased sodium and water excretion. ठीक है, सिंपल।
अगर इंटेंस सिंपैथेटिक एक्टिविटी है तो क्या होगा, आपके एफरेंट एंड इफरेंट आर्टिकल्स दोनों कंस्ट्रक्ट कर जाएंगे, जीएफआर कम हो जाएगा एंड सोडियम एंड वाटर की एक्सक्रीशन जो है वो कम हो जाएगी। ठीक है, दूसरा इफेक्ट क्या है, ट्यूब्यूल्स के अंदर आपके अल्फा एड्रीनर्जिक रिसेप्टर्स हैं इन द रीनल ट्यूबुलर एपिथेलियल सेल्स, जो कि डायरेक्टली इंक्रीज करते हैं सोडियम की रीअब्जॉर्प्शन इन द proximal tubule, thick ascending loop of Henle and distal parts of the renal tubule। ठीक है, इन एरियाज में अल्फा एड्रीनर्जिक रिसेप्टर्स पड़े हुए हैं जो कि इंक्रीज करते हैं, डायरेक्टली इंक्रीज करते हैं सोडियम की रीअब्सॉर्प्शन। ठीक है, तीसरा इफेक्ट क्या है कि सिंपैथेटिक्स का जो इफेक्ट है, तीसरा इफेक्ट है कि वो रेनिन को इंक्रीज करता है। ठीक है, जब रेनिन इंक्रीज होगी तो एंजियोटेंसिन 2 भी इंक्रीज होगी और सोडियम और वाटर की रीअब्सॉर्प्शन भी इंक्रीज करेगी। So there are three mechanisms through which the sympathetic activity is decreasing the loss of sodium and water from the body. Number one, by decreasing the GFR। ठीक है, आर्टेरियोल्स कंस्ट्रिक्ट कर गई हैं तो GFR डिक्रीज हो जाएगा and loss of sodium and water will become less। दूसरे अल्फा एड्रीनर्जिक रिसेप्टर्स हैं रीनल ट्यूब्यूल्स में, तो डायरेक्ट इफेक्ट है सिंपैथेटिक एक्टिविटी का कि इट विल इंक्रीज द रीअब्जॉर्प्शन ऑफ सोडियम एंड वाटर। ठीक है, नंबर 3 क्या है, रेनिन को ज्यादा कर देगा। ठीक है, तो मोर एंजियोटेंसिन 2 इज फॉर्म एंड मोर रीअब्जॉर्प्शन ऑफ सोडियम एंड एक्सक्रीशन विल अकर। ठीक है, चलो काफी हो गया, लेक्चर काफी खराब हुआ है, छोटा सा जोक पढ़ लेते हैं हम। अब जिन बच्चों को उर्दू नहीं पढ़नी आती है, ये एक शेर है, अर्ज किया है वो जो रहता है आंखों से दूर, वो सवाल पेपर में आता है जरूर। ठीक है, ये जो हम नहीं पढ़ के जाते हैं वो ही सवाल पेपर में आ जाता है। ये जोक है कि आयरनी है कि दुख की बात है, हाँ आई डोंट। अच्छा जी, अब हम थोड़ा सा टाइम रह गया है, हम नेक्स्ट चैप्टर शुरू करते हैं कि आपकी बॉडी जो है वो कैसे कंट्रोल करती है। जब आपने फंक्शंस पढ़े थे ना किडनी के, तो आपने उसमें सबसे ये भी बताया था जी, रेगुलेशन ऑफ एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड ऑस्मोलैरिटी। ठीक है, वो अब हम इन डिटेल डिस्कस करेंगे कि किडनी जो है कैसे रेगुलेट कर रही है एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड ऑस्मोलैरिटी। अब आपको पता है कि मेन जो ऑस्मोलैरिटी है वो आपके कौन से आयन से है, सोडियम आयन से है। सोडियम आयन के साथ एसोसिएटेड आयन है क्लोराइड और बाइकार्बोनेट आयन। ठीक है, सोडियम के साथ, और बेसिकली 94% जो ऑस्मोलैरिटी है वो दैट इज एक्सर्टेड बाय सोडियम आयंस एंड द एसोसिएटेड आयंस। ठीक है, so we will discuss what is osmolarity, how dilute urine is formed, how concentrated urine is formed। ठीक है, अच्छा जी, ऑस्मोलैरिटी का जो फॉर्मूला है वो क्या है, आपको ऑस्मोलैरिटी का कॉन्सेप्ट बहुत अच्छी तरह समझ में आ जाना चाहिए, अदरवाइज फिर आपको आगे क्योंकि कोई कहानी समझ में नहीं आएगी। ऑस्मोलैरिटी क्या है, अमाउंट ऑफ सोल्यूट ओवर वॉल्यूम ऑफ द फ्लूइड, एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड। सोल्यूट कौन से हैं ज्यादा, सोडियम क्लोराइड बाइकार्बोनेट। ठीक है, डिवाइड ओवर वॉल्यूम एक्स्ट्रा सेलुलर, यानी कि डायरेक्ट रिलेशनशिप है अमाउंट ऑफ सोल्यूट से, जितनी ज्यादा अमाउंट ऑफ सोल्यूट होगा उतनी ज्यादा ऑस्मोलैरिटी हो जाएगी, और जितना ज्यादा वॉल्यूम होगा उतनी कम ऑस्मोलैरिटी होगी। यानी कि अगर वॉल्यूम ज्यादा हो जाएगा, लेट्स से अगर 10 आपके सल्यूट में सल्यूट्स हैं और 10 ही आपका एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड है, ठीक है, तो ऑस्मोलैरिटी आप लेट्स से 10 है। ठीक है, अगर आपके सल्यूट हो गए 5, हाँ, और वॉल्यूम जो है वो वही 10 है, तो हम कहेंगे ऑस्मोलैरिटी कम हो गई है। ठीक है, अगर आपका वॉल्यूम जो है वो कम हो जाएगा, लेट्स से वॉल्यूम हो गया 5 और सल्यूट्स वही 10 रहे, तो हम कहेंगे कि ऑस्मोलैरिटी जो है वो बढ़ गई है। ठीक है, ये ऑस्मोलैरिटी आप छोटी क्लासेस से पढ़ते आ रहे हो, लेकिन बहुत दिमाग में बैठा लो कि डायरेक्ट रिलेशनशिप है सल्यूट के साथ और इनडायरेक्ट रिलेशनशिप है विद द वॉल्यूम ऑफ द फ्लूइड। फ्लूइड कौन सा है, एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड है। ठीक है,
So your osmolarity should be precisely regulated to prevent the cells from shrinking or swelling. ठीक है, क्या होगा, अब osmolarity बढ़ जाएगी तो क्या है, water will start moving into the cell और cell burst कर जाएगा. अगर बाहर osmolarity एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड की ज्यादा हो गई है तो सेल से वाटर निकलना शुरू हो जाएगा और सेल जो है वो आपका श्रिंक कर जाएगा. अच्छा जी, फिर एक और फिनोमेना, व्हाट इज ऑस्मोरेगुलेशन. बॉडी फ्लूइड ऑस्मोलैरिटी इज मेंटेन्ड एट अ वैल्यू ऑफ अबाउट 290 मिलीऑस्मोल्स बाय अ प्रोसेस कॉल्ड ऑस्मोरेगुलेशन. ठीक है, स्मॉल deviation in body fluid osmolarity produce hormonal responses that will alter water reabsorption by the kidneys to return the osmolarity back towards the normal value. ठीक है, अगर आपकी बॉडी में थोड़ी सी भी चेंजेस आपकी बॉडी फ्लूइड की ऑस्मोलैरिटी में आएंगी तो बॉडी के अंदर आपके हार्मोनल रिस्पॉन्सेस दे विल टेक प्लेस and they will alter the reabsorption of water from the body to bring the osmolarity back towards normal. ठीक है, the total body water is controlled by कैसे, the fluid intake which is regulated by thirst and renal excretion of water. ठीक है, intake कितना है और output कितना है. ठीक है, that is how your total body water is regulated. The intake should be equal to the output. ठीक है, अच्छा, अब दो तरह का आपने देखा होगा यूरिन फॉर्म हो रहा है, यूरिन डाइल्यूट हो रहा है या यूरिन कॉन्सेंट्रेट. अभी आप आजकल आप लोग रोजे रख रहे हो तो आप देखोगे कि आपका अमाउंट ऑफ यूरिन पास विल बी लेस एंड इट विल बी डार्क इन कलर. ठीक है, लेकिन लेट्स से अगर आपने, अच्छा रात को आपने रोजा खोल लिया, रोजा खोला और आपने बहुत सारा पानी पिया है, ठीक है, बहुत ज्यादा पानी पिया है, तो यू विल सी कि अमाउंट ऑफ जो जो आप यूरिन पास कर रहे हैं वो अमाउंट ऑफ यूरिन भी इंक्रीज हो गया है और यूरिन का जो कलर है वो भी डाइल्यूट हो गया है. ठीक है, अब इंटरेस्टिंगली आप देखो कि यूरिन जो है कितना, अब यूरिन बॉडी अभी कितना यूरिन डाइल्यूट यूरिन पास कर सकती है. नॉर्मली कितना पास करी, 1.5 लीटर्स पर डे. ठीक है, लेकिन आपकी बॉडी 20 लीटर्स पर डे भी यूरिन पास कर सकती है जिसकी ऑस्मोलैरिटी एज लो एज 50 मिलीऑस्मोल है. ठीक है, बॉडी की आपकी ऑस्मोलैरिटी क्या है, 300 मिलीऑस्मोल, और किडनी की कितना डाइल्यूट यूरिन पास कर सकती है, दैट इज 50 मिलीऑस्मोल्स एंड 20 लीटर्स ऑफ यूरिन पास कर सकती है. और इसमें क्या हो रहा होता है कि किडनी जो है ना सॉल्यूट्स तो उतने ही रीअब्सॉर्ब कर रही होती है लेकिन वाटर नहीं रीअब्सॉर्ब कर रही होती है. ठीक है, अच्छा ये आपका एक हाउ योर डाइल्यूट यूरिन इज फॉर्म. ठीक है, अब आप ये देखो प्रॉक्सिमल ट्यूब्यूल में देखो क्या होता है कि जितना रीअब्सॉर्ब आपका सोडियम क्लोराइड हो रहा होता है उतना ही आपका वाटर रीअब्सॉर्ब हो रहा होता है. यहाँ ब्लड में से आपका फिल्टर हुआ प्लाज्मा, यहाँ पे आपका प्लाज्मा आ गया जिसकी ऑस्मोलैरिटी है 300 मिलीऑस्मोल्स. अब लेट्स से अगर इसके अंदर 10 वाटर है और 10 सोडियम क्लोराइड है, ठीक है, तो उसमें 5 वाटर निकल गया और 5 सोडियम क्लोराइड भी निकल गया, तो ऑस्मोलैरिटी फिर भी वही रहेगी, 5 और पीछे रह जाएंगे 5 आपके सोडियम क्लोराइड और 5 आपके वाटर मॉलिक्यूल्स रह जाएंगे. ठीक है, सो ऑस्मोलैरिटी विल नॉट चेंज. ठीक है, ऑस्मोलैरिटी वही रहेंगे. ठीक है, अब आप और नीचे आ जाओ, नीचे आ जाओ, नीचे आ जाओ. ठीक है, थिन डिसेंडिंग में आ जाओ. थिन डिसेंडिंग में क्या हो रहा है कि वाटर की रीअब्जॉर्प्शन हो रही है, बहुत थोड़ा सा सोडियम और यूरिया जो है पैसिवली रीअब्सॉर्ब हो रहा है, वाटर ज्यादा रीअब्सॉर्ब हो रहा है एज कम्पेयर टू द सॉल्यूट्स. ठीक है, तो यहाँ पे थोड़ी सी ऑस्मोलैरिटी जो है वो बढ़ जाएगी कि वाटर लेट से 5 रह गए थे ना, अब 5 में से आपका वाटर जो है वो 2 वाटर रीअब्सॉर्ब हुए हैं. ठीक है, और 1 इधर से, तो यहाँ पे ऑस्मोलैरिटी, यहाँ पे सॉल्यूट ज्यादा रह गए और वाटर जो है वो कम है, तो यहाँ पे ऑस्मोलैरिटी थोड़ी सी बढ़ जाएगी. अब आप थिन असेंडिंग में आओ तो यहाँ पे क्या हो रहा है, थिन असेंडिंग में क्या हो रहा है कि सॉल्यूट्स तो रीअब्सॉर्ब हो रहे हैं लेकिन दिस एरिया इज इम्परमिएबल टू वाटर, तो सॉल्यूट रीअब्सॉर्ब हो गया है, तो ये एरिया जो है अब यहाँ पे वाटर जो है आपका फ्लूइड जो है वो डाइल्यूट हो गया है. और ऊपर आओ, यहाँ पे भी आपकी रीअब्सॉर्प्शन हो रही है सोडियम क्लोराइड की, लेकिन वाटर की रीअब्सॉर्प्शन नहीं हो रही है. ठीक है, these areas are impermeable to water, right? So क्या है कि सॉल्यूट्स रीअब्सॉर्ब होते जा रहे हैं लेकिन वाटर रीअब्सॉर्ब नहीं हो रहा, तो ये एरिया जो है यहाँ पे भी वाटर डाइल्यूट होगा. ठीक है, इसलिए इन एरियाज को कहते हैं डाइल्यूटिंग सेडिमेंट्स. ठीक है,
आगे आप चलते जाओ, ठीक है। अब इन सारे एरियाज में जो है ना रीअब्जॉर्प्शन हो रही है सोल्यूट्स की, यहाँ पे भी हो रही है, लेकिन वाटर रीअब्जॉर्ब नहीं हो रहा है। यानी सोल्यूट्स रीअब्जॉर्ब होते जा रहे हैं, वाटर रीअब्जॉर्ब नहीं हो रहा, तो पीछे जो वाटर इज लेफ्ट बिहाइंड दैट इज डाइल्यूट, ठीक है। और उसकी जो अमाउंट ऑफ वाटर लॉस विल बी मोर, और ऑस्मोलैरिटी जो है वो 50 मिली ऑस्मोल तक, मिनिमम 50 मिली ऑस्मोल तक ऑस्मोलैरिटी हो जाती है, ठीक है। ये सारा सिनेरियो और सिचुएशन में होगा जब आप डाइल्यूट यूरिन प्रोड्यूस कर रहे हो। अगर लेट से आप फास्ट करो, यू आर फास्टिंग, तो क्या होगा, आपकी बॉडी की जो ऑस्मोलैरिटी है वो इंक्रीज हो जाएगी, ठीक है। 300 मिली ऑस्मोल की बजाय अब बॉडी के अंदर पानी कम हो गया है, तो ऑस्मोलैरिटी ज्यादा हो गई है। तो अब क्या होगा कि आपके जो पोस्टीरियर पिट्यूटरी में जो हार्मोन है एंटी डायरेटिक ऑस्मोरिसेप्टर्स, वो स्टिमुलेट होंगे, एंड व्हाट विल हैपन, एंटी डायरेटिक हार्मोन विल बी रिलीज। अब जब एंटी डायरेटिक हार्मोन रिलीज होगा तो वो यहाँ पे क्या करेगा, वो यहाँ पे आके ना चैनल्स लगा देगा, यहाँ पे चैनल्स लगा देगा, सोडियम क्लोराइड के साथ साथ वाटर भी रीअब्सॉर्ब होना शुरू हो जाएगा, एंड देन यू विल गेट अ कॉन्सेंट्रेटेड यूरिन। सो पता नहीं, आई डोंट नो, मुझे पढ़ाने में कोई मज़ा नहीं आ जाया क्योंकि बहुत जल्दी जल्दी हमने किया है। लेट मी सी आप लोगों के क्या हालात है। जी बच्चों क्या हाल है? हाँ, जोक पे आपने जवाब दे दिया, जोक के अलावा आपको जो मैं पढ़ा रही हूँ समझ में आ रहा है? ठीक है, अब जल्दी जल्दी मैंने आपको पढ़ा दिया है क्योंकि अब इतना टाइम तो मेरा ज़ाया हो गया है। स्टूडेंट्स जवाब दे दें। हेलो, एनी क्वेश्चन? चलो, अब नेक्स्ट मेरा आपके साथ लेक्चर है वेंसडे को, फिर मैं आपके साथ फिर फर्दर दोबारा डिस्कस करूँगी, ठीक है। थैंक यू वेरी मच।